बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब डिस्कस करते हैं ईएनटी में नोज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेविएटेड नेज़ल सेप्टम यानी डीएनएस। तो ये बात याद रखें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से तकरीबन हर दफ़ा सवाल जो है ना पेपर में एज ए एससीक्यू भी आता है और एमसीक्यू भी आता है, और इसकी सर्जरीज़ जो हैं वो वाइवा में भी पूछी जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से करें ज़रा। तो डिविएटेड नेज़ल सेप्टम से क्या मुराद है कि ये अगर दो नेज़ल कैविटीज़ हैं तो ये दरमियान में सेप्टम है, अगर तो ये सेप्टम अपनी जगह पे मिड लाइन में नहीं होगा, ये राइट लेफ़्ट जो है ना, राइट या लेफ़्ट नेज़ल कैविटी में डिफ्लेक्ट कर गया है, तो इसको कहते हैं डिविएटेड नेज़ल सेप्टम। कॉजेज़ देख लेते हैं अब। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो इसकी कॉज है ना वो होती है ट्रॉमा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मोस्ट कॉमन कॉज। पेपर में भी जब सवाल आएगा वो ऐसे ही किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का या कोई फ़ाइट का जिसमें पंच लगा है नोज़ पे, उसका जो है ना वो आपको सिनारियो बना के देंगे और कहेंगे कि सिनारियो में आमतौर पे खुद ही बता देते हैं कि डेविएशन है नेज़ल सेप्टम में। तो टाइप्स या ट्रीटमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो पहला कॉज हो सकता है ट्रॉमा, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा कॉज हो सकता है डेवलपमेंटल एरर। डेवलपमेंटल एरर से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनका जो है ना, अब ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं एडिनोइड्स, उन एडिनोइड्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। जब एडिनोइड्स जो है ना पैलेट को ऊपर को, हार्ड पैलेट जो है वो रूफ है ओरल कैविटी की, उसको ऊपर को पुश करते हैं तो हाई आर्च्ड पैलेट बन जाता है। ये जो पिंक से मैंने शो किया ना ये पैलेट है। तो पैलेट आमतौर पे इस जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन एडिनोइड हाइपरप्लेजिया के केस में ये हाई आर्च्ड हो जाता है, जिसकी वजह से नेज़ल सेप्टम जो को कम वो ऊपर को पुश होगा तो ऐसे डिविएट कर जाएगा। ठीक है। फिर रेशियल फैक्टर्स हो सकते हैं कि जो वाइट्स हैं उनमें ज़्यादा होता है नेज़ल सेप्टम ब्लैक्स की निस्बत, और हेरिडिटरी फैक्टर्स में कि अगर फैमिली हिस्ट्री है डीएनएस की तो डीएनएस ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि डीएनएस डेवलप हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं डीएनएस की। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा पेपर में पूछते हैं टाइप्स बता दें डीएनएस की। तो डीएनएस की 5 टाइप्स हैं। पहली टाइप होती है एंटीरियर डिसलोकेशन। एंटीरियर डिसलोकेशन में क्या होगा, इस पिक्चर में देखें कि ये थी मिड लाइन, तो मिड लाइन से अब सेप्टम है तो स्ट्रेट ही, पर राइट या लेफ्ट नेज़ल कैविटी में जो है ना वो डिविएट कर गया है। नेज़ल सेप्टम स्ट्रेट है पर राइट या लेफ्ट में जो है ना वो डिविएट कर गया, तो ये इसको कहते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन। ठीक हो गया। फिर दूसरी होती है सी शेप्ड डिफॉर्मिटी। सी शेप्ड डिफॉर्मिटी में क्या होगा कि जो नेज़ल सेप्टम है, ये देखें इस पिक्चर में, ये ऐसे सी शेप्ड हो गया है। ठीक है। तो इसमें जो सी शेप डिफॉर्मिटी है, इसके केस में आपने याद रखना है कि ये जो जिस साइड पे ये डिविएट हुआ है, जिधर सी शेप बन रही है, उस साइड के ये देखें जो नेज़ल कैविटी है ये बहुत ही तंग नैरो हो गई है। तो इसमें आपने याद रखना है कि यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। और दूसरी जो कैविटी है वो ऑपोजिट साइड की वो ज़्यादा खुली हो गई है, वो रूमियर हो गई है। तो उससे क्या होगा कि जो टर्बिनेट्स हैं, जो पिंक से मैंने शो किए हैं ये वाले, ये टर्बिनेट्स का जो है ना कंपनसेशन के लिए, वो अब कैविटी खुली हो गई है, टर्बिनेट्स छोटे हैं, तो वो कंपनसेशन के लिए उन टर्बिनेट्स की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। ठीक है। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है कि सी शेप डिफॉर्मिटी में यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी और ऑपोजिट साइड पे टर्बिनेट हाइपरट्रोफी हो जाएगी। इसके बाद तीसरी टाइप है एस शेप्ड डिफॉर्मिटी। इसमें देखें ऐसे ये नेज़ल सेप्टम जो है ना ऐसे एस शेप का हो गया है। इससे क्या होगा कि दोनों जो नेज़ल कैविटीज़ हैं उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। तो इसमें आपने याद रखना है कि बाईलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक हो गया, एस शेप डिफॉर्मिटी में बाईलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके बाद अगली टाइप होती है स्पर। स्पर में क्या होता है, स्पर जो है ना, स्पर कहते हैं एक शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन को। अब सेप्टम सही आ रहा था पर इस दरमियान में किसी जगह पे ना ऐसी एक शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन बन गई है, इस चीज़ को स्पर कहते हैं। इसमें आपने याद रखना है कि जिस साइड पे स्पर बनेगा, जैसे अब ये इस नेज़ल कैविटी में बन रहा है, इस पर ये जो है ना जो
सेप्टम है, सेप्टम को ज़ाहिर सी बात है म्यूकोजा ने कवर किया होता है जिसमें ब्लड वेसल्स हैं, तो ये प्रोजेक्शन बनने से जो है ना वो ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती हैं और उससे एपिस्टेक्सिस होता है। तो स्पर एपिस्टेक्सिस जो है ना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो स्पर के फॉर्म में हो, स्पर डीएनएस की जो टाइप है ना उसमें हो एपिस्टेक्सिस। और आखिरी टाइप होती है थिकनिंग। थिकनिंग की होती है कोई ऑर्गेनाइज्ड हीमाटोमा बना हुआ है, ठीक है। हीमाटोमा कहते हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड को, कि नेज़ल सेप्टम में अगर म्यूकस लेयर के नीचे कोई ट्रॉमा की वजह से कोई ब्लड एक्यूमुलेट करना शुरू हो गया है, ये जैसे अब सेप्टम है इधर अगर म्यूकस लेयर के नीचे ब्लड एक्यूमुलेट करना शुरू कर दे तो वो एक हीमाटोमा बन जाएगा। हीमाटोमा बनने की वजह से जो है ना वो थिकनिंग होगी और फिर जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगी। इसको भी, ये भी डीएनएस की टाइप है। तो टोटल हमने पढ़ी 5 टाइप्स डीएनएस की। एंटीरियर डिसलोकेशन, सी शेप डिफॉर्मिटी, इसमें यूनिलैटरल हाइपर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी और टर्मिनेट हाइपरट्रोफी होती है ऑपोजिट साइड वाले टर्मिनेट्स की। एस शेप्ड डिफॉर्मिटी में बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी क्योंकि दोनों नेजल कैविटीज़ को जो डिविएशन है उस इन्वॉल्व कर रही है। स्पर में चांसेस होते हैं ज़्यादा कि एपिस्टेक्सिस हो जाए, एक शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन बनती है। और थिकनिंग जो है ना, थिकनिंग किसी ऑर्गेनाइज्ड हीमाटोमा कलेक्शन ऑफ ब्लड हो गया सेप्टम में उसकी वजह से होती है। तो ये 5 टाइप्स हैं डीएनएस की। इसके बाद देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे कर सकता है डीएनएस के केस में। तो इसमें आपने याद रखना है कि सबसे पहली जो है ना कंप्लेन वो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर सी शेप्ड होगा डिफॉर्मिटी तो सी शेप डिफॉर्मिटी के केस में यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन होगी और एस शेप डिफॉर्मिटी के केस में बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब ये बात इधर बताना ज़रूरी है कि कोई भी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये पता करना कि साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन किस जगह पे नोज़ में ऑब्स्ट्रक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर इंस्टेंस आप एग्जामिनेशन करते हैं और पता लगता है कि वेस्टिबुलर रीजन में जो है ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये हमें शो करता है कि वेस्टिबुलर रीजन की कोई स्टेनोसिस है या साइनिकिया। को वेस्टिबुलर रीजन जो है ना वो लैटरल वॉल और मिडिल सेप्टम जुड़ा हुआ है, स्टेनोसिस है वेस्टिबुलर रीजन में। नेज़ल वॉल्व या लाइमन नज़ाए के रीजन में जो है ना अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये भी शो करता है कि कोई साइनिकिया या स्टेनोसिस कि वो जुड़ा हुआ है सेप्टम के साथ। नेज़ल वॉल्व का जब केस आएगा ना, आप एग्जामिनेशन करेंगे आपको लगेगा नेज़ल वॉल्व में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो नेज़ल वॉल्व की जगह पे, तो इसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं कॉटल टेस्ट। ये टेस्ट आपने नहीं भूलना। कॉटल टेस्ट ना नेज़ल वॉल्व की अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो उसको टेस्ट करने के लिए होता है। करते क्या है कि पेशेंट की जो फॉर इंस्टेंस ये अगर नोज़ है तो नोज़ के साथ वाला जो है ना ये चीक वाला एरिया है, चीक वाले एरिया पे ऐसे प्रेस करते हैं, ठीक है। अब ऐसे प्रेस करेंगे, ये लाइमन नज़ाए का जिधर बाहर से ये एलार ग्रूव बन रहा होता है ना, इसके पैरेलली चीक के एरिया पे ऐसे प्रेस करेंगे। अब होगा क्या कि प्रेस करने से जो है ना वो जो नैरो नेज़ल कैविटी है, क्योंकि नेज़ल वॉल्व में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वो थोड़ी सी खुल जाएगी और जो है ना इम्प्रूव हो जाएगी ब्रीदिंग। तो अगर तो ब्रीदिंग इम्प्रूव हो जाए ये चीक पे प्रेस करने से ऐसे, तो कॉटल टेस्ट को कह देते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये हमें शो करता है कि नेज़ल वॉल्व के एरिया पे ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तीसरे नंबर पे एटिक रीजन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो, एटिक रीजन होता है सुपीरियर पार्ट जो है नेज़ल कैविटी का, तो ये हमें शो करता है कि कोई हाई सेप्टल डिविएशन है, ठीक है। नेज़ल सेप्टम जो है ना वो ऊपर वाली जगह से कहीं से डिविएट किया हुआ है। इसके बाद टर्बिनल रीजन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है टर्बिनेट्स में, तो ये 2 कंडीशंस में हो सकती है, यहाँ तो टर्बिनेट हाइपरट्रोफी हुई हुई है, यहाँ एक कंडीशन होती है उसको कहते हैं कॉन्काबलोजा। कॉन्काबलोजा क्या होता है, ये मिडल टर्बिनेट में होता है कि फॉर इंस्टेंस ये अगर मिडल टर्बिनेट है तो मिडल टर्बिनेट एक बोन है, बोन को म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, तो उस बोन में जो है ना एयर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी बोन में हवा भर जाती है। उस हवा भरने से वो बड़ी हो जाएगा मिडल टर्बिनेट और ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, इस चीज़ को कहते हैं कॉन्काबलोजा। इसके बाद क्वानल रीजन में, क्वाना का रीजन कौन सा होता है, वो रीजन जिधर नेज़ल कैविटी जो है ना फेरिंक्स से मिल रही होती है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये फॉरहेड आ गया, ये नोज़ आ गया, इसके बाद ये सुपीरियरली एथमॉइड प्लेट आ गई, पोस्टीरियरली ये स्फिनॉइड बोन आ गई,
और ये नीचे इन्फीरियरली ये हार्ड पैलेट आ गया। ठीक हो गया। तो ये फ्रंटल बोन में फ्रंटल साइनस प्रेजेंट है, ये स्फिनॉइड बोन में स्फिनॉइड साइनस प्रेजेंट है, ये एथमॉइड बोन है सुपीरियरली। कॉइनल एरिया क्या होता है, अब इधर से ये नोज़ है, ये इधर नॉस्ट्रल्स हैं, इधर से हम सांस ले रहे हैं और इधर नोज़, जहाँ नोज़ की कैविटी पीछे फेरेक्स से मिल रही है, ऐसे एयर का फ्लो हो रहा है। तो ये वाला जो पोस्टीरियर ओपनिंग है ना, पोस्टीरियर अपर्चर, इसको क्वाना कहते हैं। तो क्वानल रीजन में जो है ना, अगर कोई एट्रीजिया हो या कोई पोलिप प्रेजेंट हो, पोलिप कहते हैं कोई एडिमेटस म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो उसका एडिमा हो जाए और वो स्वेल हो जाए, तो पोलिप है या कोई एट्रीजिया डेवलप हुआ है, तो उस रीजन में भी ऑब्स्ट्रक्शन क्वानल रीजन में होगी। तो जो साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है ना, वो पता करना बहुत ज़रूरी है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में। तो डीएनएस के हम फीचर्स देख रहे थे, पहला तो होगा नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा होता है हेडेक। हेडेक क्यों होगा कि ये होता है ज़्यादातर स्पर के केस में। ठीक है, स्पर जो है ना, वो जो निकला हुआ है ऐसे शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन, वो टर्बिनेट्स को प्रेस करेगी। टर्बिनेट्स, अब जाहिर सी बात है, टर्बिनेट्स के नीचे मिएटसिस प्रेजेंट होती हैं जहाँ साइनसिस ओपन हो रहे होते हैं, तो वो जो है ना उससे प्रेशर डालेंगे साइनसिस पे। तो अब हवा उधर से एयर फ्लो हो नहीं रहा साइनसिस में सही तरह, तो साइनस का प्रेशर बढ़ जाएगा और साइनस कंजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ये हेडेक डेवलप हो रहा है। इसके बाद एपिस्टैक्सिस है, ये भी स्पर के केस में ज़्यादा होती है। मैंने आपको बताया कि वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है जो सेप्टम की है, उसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब जो ये स्पर ये निकल रहा है, तो ये जो इधर ब्लड वेसल्स हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, वो रप्चर हो जाएंगे और एपिस्टैक्सिस हो जाएगा। इसके बाद साइनोसाइटिस डेवलप कर सकता है। ठीक है, साइनसिस का इन्फेक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब डीएनएस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है तो एनोस्मिया भी हो सकता है। एनोस्मिया कहते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल, कि स्मेल नहीं आएगी। ये पार्शल भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है। इसके अलावा एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी प्रेजेंट हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, नीचे नेजल सेप्टम जो है वो डिविएट किया हुआ है, तो बाहर से भी वो नज़र आएगा कि नाक ऐसे टेढ़ा सा हुआ है। और मिडल ईयर इन्फेक्शन भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का, कि ट्रीटमेंट जो है डीएनएस की। तो ट्रीटमेंट का सवाल हमेशा आता है डीएनएस का, अगर सिनारियो आएगा साथ ट्रीटमेंट पूछेंगे। और ट्रीटमेंट वाइवा में जो है ना, इसके जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में पूछते हैं, थ्योरी में इतना नहीं पूछते। थ्योरी में सिर्फ ऑपरेशंस की इंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस पूछते हैं। मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इन दोनों की एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, इन दोनों ऑपरेशंस की। तो सबसे पहला ऑपरेशन, दो ऑपरेशन करते हैं। दो तरह के होते हैं ऑपरेशन, एक एसएमआर ऑपरेशन होता है, सब म्यूकस रिसेक्शन ऑपरेशन, दूसरा होता है सेप्टोप्लास्टी। जो एसएमआर ऑपरेशन होता है ना, अब ये एक मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है, इसमें देखें ये जो है ना, ये रेड वाला जो मैंने शेड किया है, ये नेज़ल सेप्टम है, ये इधर से देखें डिविएट हुआ है। और जो ये पिंक ऑरेंज से मैंने बनाया है ना, ये है म्यूकोपेरिओस्टियल और म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप्स। मैंने जब एनाटॉमी पढ़ाई थी इसकी नेज़ल सेप्टम की, तो आपको बताया था कि जो बोन होती है नेज़ल सेप्टम में, जो बोन प्रेजेंट है, उसको कवर किया होता है म्यूकोपेरिओस्टियम ने। यानी कि बोन के आगे एक लेयर होती है, ये फॉर इंस्टेंस बोन है ना, इसके आगे एक लेयर फाइब्रस टिश्यू की लेयर प्रेजेंट होगी जिसको कहते हैं पेरिओस्टियम, और उसके बाहर म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर होगी, तो इसको कलेक्टिवली कह देते हैं म्यूकोपेरिओस्टियम। और कार्टिलेज सिमिलरली, ऐसे कार्टिलेज को जो फाइब्रस टिश्यू कवर कर रहा होता है उसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, और उसके बाहर भी ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है, तो इसको कलेक्टिवली कह देते हैं म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम। तो म्यूकोपेरिओस्टियम और म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियम, ये जो ऑरेंज से मैंने डिनोट किया है ना, ये पेरिकॉन्ड्रियम और म्यूकोपेरिओस्टियल की लेयर्स हैं। अब एसएमआर ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, फॉर इंस्टेंस ये पेशेंट को सीधा लिटा देंगे, उसके हेड को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे ताकि नोज़ का सही हमें व्यू मिल जाए। तो यानी पीछे को उसको हेड को बैक टिल्ट करेंगे, और फ्रॉम द बिलो, नीचे से जो है ना हम व्यू लेंगे। इसके बाद करना हमने क्या है कि एक साइड पे जो है ना, ये एक नेजल कैविटी है, ये दूसरी है, तो एक साइड पे हमने ना ऐसे इंसिजन लगा देनी है। अब ये इंसिजन लगा के ना हमने ये म्यूकोपेरिओस्टियल म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप को ना इधर ऐसे एलिवेट किया है। इसको हमने
बोन और कार्टिलेज से अलहदा कर दिया है, ठीक है। अब इसको अलहदा किया, इस साइड पे ले गए और फिर इधर से इंस्ट्रूमेंट डालेंगे, जिधर ये सेप्टम डिविएट है इधर सुराख करेंगे और इंस्ट्रूमेंट डाल के ये जो दूसरे ऑपोजिट पेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप है इसको भी धक्का दे के एलिवेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि सिर्फ एलिवेट करना है, प्रेशर डाल के, धक्का मार के, उसमें जो है ना सुराख नहीं करना। अगर सुराख कर दिया तो सेप्टल परफोरेशन हो जाएगी, सिर्फ उसको एलिवेट करना है। तो एसएमआर ऑपरेशन में एक साइड पे इंसिजन लगी, आपने जो है डिविएशन है जिधर उसको आपने कट डाउन किया और ऑपोजिट फ्लैप को भी एलिवेट किया, दोनों फ्लैप एलिवेट होते हैं। जबकि सेप्टोप्लास्टी में इंसिजन एक ही लगेगी लेकिन सिर्फ एक साइड का फ्लैप जो है ना वो एलिवेट होगा, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। और फिर फ्लैप एलिवेट करके जो हिस्सा जो है डिविएट किया हुआ है उसको कट डाउन करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और बाकी के हिस्से को सीधा कर देंगे। तो एसएमआर ऑपरेशन में जो है ना जितना डिविएट किया हुआ है वो सारा ही मतलब निकाल लेते हैं। सेप्टोप्लास्टी में ना ये कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं और मतलब जो मोस्ट डिफ्लेक्टेड पार्ट है सिर्फ उसको ही निकालेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंसेस देख लें, मैं इसकी अलग वीडियो भी बनाऊंगा इसकी इंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस पे। तो ये था डीएनएस का टॉपिक। इसमें हमने डीएनएस की टाइप्स देखी, 5 तरह की टाइप्स थी, एंटीरियर डिसलोकेशन, सी शेप डिफॉर्मिटी, एस शेप डिफॉर्मिटी, स्पर और थिकनिंग। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स हमने देखे और ट्रीटमेंट देखी। तो ट्रीटमेंट 2 तरह की थी, एसएमआर ऑपरेशन हो सकता है और सेप्टोप्लास्टी हो सकती है। आजकल सेप्टोप्लास्टी ही ज़्यादा करते हैं क्योंकि एसएमआर ऑपरेशन में जो है ना एक्सेसिव सेप्टम रिमूवल होता है, तो उससे बचने के लिए सेप्टोप्लास्टी को इख्तियार किया जाता है।